राज्य में टोटल एमएलए सीट 100 हैं और इसका वोट वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको 1/1000 कर देंगे। किन किन रीतियों से कैसे कैसे वोट किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पद के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं PRK स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ना ही आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उत्तराखंड में, लाइक अपर PCS है या फिर वीडियो वीपीडीओ है या फिर लेखपाल पटवारी है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है या किस प्रकार से एक व्यक्ति का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका टेन्योर या कार्यकाल कितने समय तक था। और जो हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रपति, ये भारतीय संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 के आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। बच्चों, हमने आर्टिकल 52 लिया है, यानी भारत के राष्ट्रपति पद को लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान, और ब्रिटेन के संविधान को फॉलो करते हुए हमने भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति रखी है। बच्चों, अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसी तरह से कि ब्रिटेन के जो महारानी होती है वो उनकी वास्तविक प्रमुख ना होकर औपचारिक प्रमुख होती है, यानी वहां की जो प्रथम नागरिक है वो ब्रिटेन की महारानी है। इसी तरह से हमने उस संविधान को फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए भारत में राष्ट्रपति के पद को औपचारिक रखा है, यानी हमारा वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हम आर्टिकल 53 में डिस्कस करते हैं कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बच्चों, इसका मतलब है कि हम इस आर्टिकल में वो सभी पावर्स को पढ़ते हैं जो कि राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद हम आर्टिकल 54 को डिस्कस करते हैं जिसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकते हैं। क्या आपने कभी राष्ट्रपति को वोट दिया है? नहीं ना, तो इसीलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे कि कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को इलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 55 में हम पढ़ते हैं उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करके हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर पाते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 56 पढ़ते हैं जो कि कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके बाद हम पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता पढ़ते हैं, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट क्या दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या भारत में कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 58 जो कि कहता है कि इस पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के पद के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके बाद हम 59 को डिस्कस करते हैं जिसमें है प्रेसिडेंट की पद से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं, और इन शर्तों में मुख्य रूप से आता है उसका वेतन और उसके भत्ते। इसके बाद हम आर्टिकल 60 में उसके पद ग्रहण की शपथ यानी ओथ एंड एफर्मेशन को डिस्कस करते हैं जो कि उसको दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद हम आर्टिकल 61 के तहत डिस्कस करते हैं उसके महाभियोग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी गलत व्यक्ति को प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट कर लिया है और हमें उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ये हम आर्टिकल 61 में या फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी आर्टिकल्स में से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति को भारत का प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इनमें से कुछ आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना होगा। तो चलिए उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, कौन लोग उसे वोट कर सकते हैं, किन किन रीतियों से कैसे कैसे वोट किया जा सकता है और निर्णय कैसे होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इस स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर कैंडिडेट
अगर प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है, यानी एक कैंडिडेट बनना चाहता है और वो अपना नामांकन प्रपत्र यानी एक नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, तो उसको कम से कम 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। बच्चों, ये जनरल के सेंस में है, अगर वह व्यक्ति सामान्य श्रेणी से है। अगर वो SC/ST से है तो उसको 7,500 रुपए जमानत राशि देनी होगी। और फ्रेंड्स, अगर वो कैंडिडेट कुल पड़े गए वोटों का 1/6 यानी 1/6 टोटल वोट्स का 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी जमानत राशि के बारे में। अब हम जानेंगे कि उसको कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले जो होता है, इलेक्टेड MP वोट कर सकते हैं। इलेक्टेड MP, बच्चों ध्यान रखेंगे, इलेक्टेड MP यानी निर्वाचित सांसद। अब सांसद बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है लोकसभा का और एक होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसको वोट करेंगे, प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। जैसे कि वर्तमान में हमारे जो इलेक्टेड लोकसभा सदस्य हैं, उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल संख्या वो है 543 और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 245। बच्चों, लेकिन सारे के सारे 245 सदस्य राष्ट्रपति को वोट करने नहीं जाते हैं, क्योंकि ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इनमें से कुछ है इलेक्टेड और कुछ है इनमें से नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड की जो स्ट्रेंथ है वो है टोटल 12 सदस्य। 12 सदस्यों को छोड़कर शेष बचे 233 सदस्य। ये जो 233 स्ट्रेंथ है, ये सभी लोग क्योंकि राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं, तो इसीलिए ये उस कॉलेजियम का निर्माण करेंगे जो कि जाएगा प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए। इसके बाद आप समझेंगे कि इलेक्टेड MLA ऑफ स्टेट, यानी कि सभी राज्यों के जितने भी निर्वाचित MLA यानी विधायक होंगे, वो सभी वोट करने जाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। जैसे कि उत्तराखंड से बहुत सारे MLA जो करंट में MLAs हैं, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रेमचंद अग्रवाल MLA हैं, तो वो वोट करने जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें भी केवल इलेक्टेड लोग ही जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक हमारी विधानसभा में और भारत के 14 राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की व्यवस्था थी, जो कि अभी समाप्त हो चुकी है। तो इसीलिए सभी इलेक्टेड MLA सभी राज्यों के प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है वो है इलेक्टेड MLA ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में जिनमें विधायकों के लिए चुनाव होता है, उन सभी के विधायक और वो भी निर्वाचित विधायक हमारे प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कितनी यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें MLA या फिर विधायकों के लिए चुनाव होते हैं, तो उनमें सबसे पहले है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा हमारा रिसेंटली जम्मू कश्मीर। अभी 2024 में जम्मू कश्मीर जो है उस यूनियन टेरिटरी के लिए लगभग 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। बच्चों, दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वो 70 है और पुडुचेरी में लगभग 30 विधानसभा सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में अप्रॉक्स 90 विधानसभा सीटें हैं और ये सभी इलेक्टेड हैं और ये वोट करने जाएंगे बच्चों प्रेसिडेंट के लिए। अब बात करते हैं हम कि इन सभी लोगों को कब से डिसाइड किया गया है, क्योंकि पहले केवल ऐसी व्यवस्था थी कि इलेक्टेड MP यानी जो हमारे निर्वाचित सांसद हैं, वो चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, वो लोग प्रेसिडेंट को वोट करने जाएंगे और इलेक्टेड MLA जो कि केवल राज्यों के हैं वही केवल प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। तो बच्चों, ये जो यूनियन टेरिटरी के सदस्य हैं, यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड MLA हैं, इनकी व्यवस्था की गई है 70वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 1992 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी और उनमें अगर विधायकों का चुनाव होता है तो वे सारे विधायक कहां जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट को वोट करने जा सकते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया आपको इलेक्टेड MP, और MP होते हैं दो प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद।
और इसके बाद मैंने बताया इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायक। इसके बाद मैंने बताया इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी मात्र हमारे 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 ही ऐसी हैं जहां पर विधायकों के लिए चुनाव होते हैं, अर्थात ये जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये जो यूनियन टेरिटरी है, यहीं के जो निर्वाचित विधायक होंगे वो प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी के लिए ये जो व्यवस्था है ये 70वें संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 के तहत की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि कौन लोग वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और अब हम जानेंगे कि वो लोग कैसे प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 तरह के सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको बच्चों कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके तहत बच्चों क्या होता है कि जितने भी वोटर्स हैं वो अपनी वोट वैल्यू के आधार पर वोट करते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति वोट करने जाएगा वो अपने प्रेसिडेंट के खाते में अलग अलग पॉइंट्स जमा करेगा। इन पॉइंट्स को समझते हैं कैसे बच्चों, ये जो है इसको हम समझते हैं वोट वैल्यू से। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए होता है, और इसको हम समझ सकते हैं कैसे कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या है, और उससे हम अपॉन करते हैं टोटल इलेक्टेड सीट, और वो भी एमएलए की टोटल इलेक्टेड एमएलए सीट, और इसको हम करते हैं 1/1000 से मल्टीप्लाई, 1/1000 से। अगर हम उदाहरण लें कि हमारे राज्य की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ हो जाती है बच्चों, तो 1 करोड़, और अगर हम माने कि हमारे राज्य में टोटल एमएलए सीट 100 हैं और इसका वोट वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको 1/1000 कर देंगे। तो अगर हम 2 और 3, 5 जीरो यहां से हटा दें, 2 3 4 5, तो हमारा वोट वैल्यू निकल के आ जाता है 100। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमने उत्तराखंड का डेटा लिया कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, और जो टोटल एमएलए सीट लगभग 100 मान लेते हैं हम, तो इस तरह से हमारे यहाँ से जो एक एमएलए निकलेगा वो प्रेसिडेंट को अगर वोट करने जाएगा तो प्रेसिडेंट को वोट करने के बाद वो उसके खाते में 100 अंक पहुंचा देगा। इसको हम वोट वैल्यू कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जो दूसरी प्रक्रिया है उसको हम कैसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वोट वैल्यू है ये हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होगी, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग जनसंख्या है। जो राज्य ज्यादा जनसंख्या वाला होगा वहां के एमएलए की वोट वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, और जिस राज्य में कम जनसंख्या होगी उस राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू थोड़ी कम होगी। अब हम बात करते हैं टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी की। तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए यानी पूरे देश के जितने भी एमएलए हैं उनके वोट वैल्यू का जितना भी सम होगा उससे हम अपॉन कर देंगे टोटल इलेक्टेड एमपी सीट्स, टोटल इलेक्टेड एमपी सीट्स। तो बच्चों जो ये निकल करके आएगा उसी को हम कहेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमपी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होंगे और जितने भी राज्यों के सांसद होंगे उन सब की वोट वैल्यू एक समान आएगी, जबकि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए हमने देखा कि वो डिफर करेगी राज्य से राज्य तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया किस तरह से हम वोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी उसके हिसाब से हम किस तरह से वोट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम एमपी और जो एमएलए हैं उनके वोट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरी प्रोसेस पढ़ेंगे उसका नाम है एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसको हम अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंतर्गत हम किस तरह से वोट देते हैं वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 3 कैंडिडेट इस इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो आप इस सिस्टम के तहत अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन्हें वोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि वाई, मैं चाहता हूं कि वाई पहले स्थान पर रहे यानी वाई प्रेसिडेंट बने, और अगर ये नहीं बना तो मैं आपको प्रेफर करता हूं कि भाई दूसरे स्थान पर ये रहे और तीसरे स्थान पर ये रहे। यानी आपने वोट वाई को दिया होगा वोट वैल्यू के हिसाब से, जो हमने पहली रीति पढ़ी थी, पहली प्रोसेस पढ़ी थी, और दूसरी प्रोसेस के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि वाई को मैंने प्रथम स्थान पर रखा, यानी पहली वरीयता दी है।
तो बच्चों हमने सीखा कि कौन लोग वोट कर सकते हैं और कैसे वोट किया जा सकता है, और अब हम जानेंगे कि किस व्यक्ति को हम विजेता घोषित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि विजेता हम कैसे घोषित करेंगे, इसके लिए एक निर्णय है जो कि कुल डाले गए वैध मत, जितने भी टोटल वैलिड वोट्स होता है, उन वैलिड वोट्स का बाय 2+1 जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कैंडिडेट को प्राप्त हो जाता है, वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि ये क्यों इतना टिपिकल और टफ है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि जो टोटल वोट वैल्यू थी वो 2500 थी, 2500 टोटल वोट वैल्यू थी, और हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। इन 3 कैंडिडेट्स में ये वोट टोटल इस तरह से पड़े कि एक्स को मिले 1000 वोट्स, वाई को मिले 800 वोट और जेड को मिले हैं 700 वोट। तो ये टोटल 2500 हो जाता है। पर क्या आप इसमें से किसी को जिता सकते हैं? नहीं, क्योंकि टोटल वैलिड वोट्स हमारे पास 2500 हैं और निर्णय के लिए कितना चाहिए? 2500 बाय 2+1, यानी ये आ जाएगा आपका 1251। तो क्या किसी व्यक्ति को यहां पर 1251 वोट्स पड़े हैं? नहीं ना, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहां नहीं जीता है। तो अब जो हम बात करेंगे, जो हमारी दूसरी प्रोसेस थी जिसमें हमने पढ़ा था एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जिसमें हमने वरीयता के आधार पर वोट किया था। अब हम करेंगे क्या? इस प्रणाली के तहत हम निर्णय में करेंगे कि हम जो लीस्ट वोट प्राप्त करता है, यानी जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसको एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि अब देखिए, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, इसके पास 700 पर्चे ऐसे हैं जिस पर ये पहले नंबर पर था, 700 पर्चों में Z पहले नंबर पर था। तो इन 700 पर्चों में X को और Y को दूसरा क्रम भी तो मिला होगा, और हम मान लेते हैं कि X को 350 पर्चों में दूसरा नंबर मिला है और Y को भी 350 पर्चों में दूसरा नंबर मिला है। क्योंकि टोटल 700 में पहले नंबर पर तो Z ही रहा होगा, तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये मैं केवल आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे 700 जो पैम्फलेट्स थे या जो टोटल वोट्स थे उसमें दूसरे नंबर पर Y को रखा गया हो, लेकिन हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तो उदाहरण में हम मान लेते हैं कि 350 जो वोट्स थे उसमें दूसरे नंबर पर X को रखा गया था और दूसरे नंबर पर 350 ऐसे वोट्स थे जिसमें Y को रखा गया है। तो अब देखते हैं कौन, इसको टोटल वोट्स मिले 1350 और इसको मिले 1150। तो बच्चों टोटल वैलिड वोट्स यानी 1251 से अधिक केवल इसको मिले हैं और ये हमारा राष्ट्रपति बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि कैसे कोई व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है या कैसे उसको निर्वाचित किया जा सकता है भारत के प्रेसिडेंट पद पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।